हेलो एवरीवन, वेलकम टू बिलासपुर एस अकेडमी। और इस वाले वीडियो में हम लोग डे 7 के क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। ठीक है, इस क्वेश्चंस को सबसे पहले मैं रीड करूंगा, पहले आप समझेंगे इन क्वेश्चंस को। इसके बाद हम कुछ बेसिक्स पे बात करेंगे हर दिन की तरह, और कुछ आपके एग्जाम के रिगार्डिंग जो टेस्ट होने वाला है उसके बारे में भी आज चर्चा करेंगे। तो पहला क्वेश्चन है आपका, एक्सप्लेन छत्तीसगढ़ एज अ लैंड ऑफ मिलेट। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इस साल का हो सकता है। वो इस रूप में पूछे ना पूछे, छत्तीसगढ़ मिलेट मिशन पे पूछे, इंटरनेशनल ईयर ऑफ मिलेट्स पे पूछे, पर मिला मिलेट के इस बार का एग्जाम थोड़ा सा अलग हो सकता है, तो प्लीज मिलेट को अच्छे से पढ़ेंगे। छत्तीसगढ़ को बाजरे की भूमि के रूप में समझाइए। बाजरा यहाँ पर थोड़ा सा वर्ड लिखा हुआ है, लेकिन एक्चुअल में बाजरा का जो यहाँ पर तात्पर्य है वो पूरे कंप्लीट मिलेट के रूप में है। ठीक है, तो इसको जिस तरीके से भी आंसर लिखा है कई लोगों ने, तो मैंने पहले ही बता दिया था जब भी मुझसे पूछा गया था कि सर इंग्लिश वाला मिलेट लेना है, तो डेफिनेटली इसको मिलेट के रूप में ही देखना है। गिव द सीजनल क्लाइमेटिक पैटर्न ऑफ छत्तीसगढ़। आपको क्या बताना है? मौसमी जलवायु के पैटर्न को बताना है। यहाँ पर किसी घटक या कारक के बारे में बात नहीं करना था, यहाँ पर पैटर्न्स के बारे में बताना कि कैसा पैटर्न होता है हमारे यहाँ पर मौसम का। थर्ड इज राइट अबाउट द सिल्क समग्र योजना। इंपॉर्टेंट है ये भी एग्जाम के पर्सपेक्टिव से, डायरेक्टली आपको यूज हो ना हो, लेकिन कहीं ना कहीं आप इसको यूज कर सकते हैं कि राज्य सरकार की रेशम समग्र योजना के बारे में लिखिए। ठीक है, तो ये 3 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इसमें से अगेन 2 क्वेश्चन मैंने करंट से ऑप्ट किया, क्योंकि जैसे ही मैंने कहा कि करंट को हम यहाँ से कवर करते चलेंगे, तो डेफिनेटली करंट को उस तरीके से लेके चलेंगे। ओके, आते हैं फिर से हम लोग हर दिन की तरह कुछ बेसिक्स पे पहले बात करेंगे, और बेसिक के बाद हम लोग एडवांस की ओर मूव करेंगे। ठीक है, तो बेसिक आज मैं थोड़ा सा रेगुलर बेसिक्स के अलग थोड़ा सा मैं आपको एग्जाम प्रिपरेशन के ऊपर लेकर जाकर बात करने वाला हूं, क्योंकि इसके रिगार्डिंग मुझे सबसे ज्यादा क्वेश्चन है कि सर क्या टेस्ट देना चाहिए या नहीं देना चाहिए अभी, क्योंकि सिर्फ और सिर्फ 30 डेज या 25 डेज बचे, और क्या हमें अपना सिलेबस पढ़ लेना चाहिए। देखिए, हमारे यहाँ पर 2 राउंड टेस्ट हो रहा है, राउंड 1 एंड राउंड 2। राउंड 2 जो है वो जून में होगा। ठीक है, फ्रॉम 6 to 9 जून, 6 से 9 जून के बीच या 5 से 9 जून के बीच, इस पीरियड में हम लोग लेंगे। ठीक है, तो वहां पे राउंड 2 होगा, और उसके बाद आप अराउंड 15 तारीख से अपना मेंस लिख रहे होंगे। राउंड 1 का जो टेस्ट है वो क्या हो रहा है? सब्जेक्टिव टेस्ट, जैसे कि पेपर 1 पेपर 2, और उसके लिए क्या दिया गया आपको? एक दिन या 2 दिन का गैप में हो रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर डे गैप दिए गए, पर यहाँ पर वो गैप आपको नहीं मिला हुआ है। तो मेरा ये कहना है कि राउंड 1 के टेस्ट में आप जरूर इसको अपीयर करिए। इसको अपीयर नहीं करने से आपको नुकसान तो डेफिनेटली होगा। अपीयर इसलिए भी करना चाहिए क्योंकि जिन लोगों ने रिटन प्रैक्टिस नहीं किया उनको अपनी राइटिंग स्किल्स के लिए यहाँ पर काम करना चाहिए। आप ज्यादा से ज्यादा ये कर सकते हैं कि इसमें आप थोड़ा सेलेक्टिव हो सकते हैं। ठीक है, सेलेक्टिव होना मतलब आप उसमें से कोई 5 या 4 पेपर को आप सेलेक्ट करके दे सकते हैं, या चाहे तो आप, ठीक है ना। पर अगर आप बोलेंगे कि नहीं सर मैं केवल 1 या 2 ही देना चाहता हूं, तब आप थोड़ी सी गलती कर रहे हैं। मिनिमम 4, 5 और 6 पेपर के पीछे जाइए, कि कम से कम आपका 4, 5 या 6 इसमें से कोई एक पेपर आप दे रहे हैं। मतलब पेपर नंबर मैं नहीं बोल रहा हूँ, कम से कम 4 पेपर दीजिए, 5 दीजिए या 6 दीजिए, 1 या 2 पे मत छोड़िए, 1 या 2 बहुत ज्यादा कम हो जाएगा। ठीक है, और राउंड 2 आप यहाँ पर सिलेक्टिव तब होइए जब राउंड 2 को आप कंप्लीट देंगे, और आपने ये प्लान किया कि नहीं राउंड 2 में भी मैं सिलेक्टिव होऊंगा, तब आपको कोई बेनिफिट नहीं मिलेगा। नंबर 2, यहाँ पर जो क्वेश्चन सिलेक्शन होगा, यहाँ पर मैंने जो भी क्वेश्चन सिलेक्शन करने हैं, चाहे वो एसे का हो, चाहे वो पेपर वाइज सब्जेक्टिव हो, ये सारा का सारा अपने आप में एक मॉडल पेपर की तरह मैं सेट करूंगा। मॉडल पेपर मतलब जैसा आप पीएससी के एग्जाम पे पेपर देखेंगे। ठीक है, आई विल ट्राई टू गो एज क्लोज एज टू द पीएससी एग्जामिनेशन। जो पीएससी में एग्जाम क्वेश्चन पेपर बनाए जाएंगे उसके जितने नजदीक मैं आपको ले जा सकूं, मेरा पूरा कोशिश होगा। ठीक है, मेंस में मैंने पहले भी कुछ ऐसे पेपर पूछे जहां से डायरेक्टली वो क्वेश्चंस अपीयर होते हैं एग्जाम पे, तो मेरा पूरा प्रयास होगा कि इस 2 राउंड टेस्ट से मैं आपको उस पेपर तक पहुंचाऊं जो पीएससी आपको पूछेगा। ओके, सो प्लीज कल से टेस्ट चालू हो रहे हैं। जिन्होंने अभी तक रजिस्टर नहीं किया है और जो उस टेस्ट को देना चाहते हैं, ठीक है, तो वो बिल्कुल मिनिमम कॉस्ट में है, बहुत कम। तो आप इस नंबर पे, ये जो फर्स्ट वाला नंबर है, इस पे आप कॉल करके अपने आप को रजिस्टर कर सकते हैं और डायरेक्टली एग्जाम सेंटर पे आकर पेपर दे सकते हैं। ओके, अब बात करते हैं इस वीडियो के रिगार्डिंग। इस वीडियो में जो भी कंटेंट दिया जाता है उसका पीडीएफ आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप से डायरेक्टली पा सकते हैं। ठीक है, ये हमारा टेलीग्राम ग्रुप का स्कैन कोड है। दिस इज मी पंकज गुप्ता, द डायरेक्टर ऑफ बिलासपुर आईएएस अकेडमी, एंड नाउ विल टॉक अबाउट फ्यू थिंग्स रिगार्डिंग द आंसर राइटिंग। ठीक है, आंसर राइटिंग के बारे में कुछ और चर्चा करते हैं, और उसके बाद फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं आज के 3 प्रश्नों के बारे में। ठीक है, अभी तक आंसर राइटिंग में काफ़ी कुछ सीख चुके हैं, काफ़ी अच्छा कंटेंट कुछ बच्चे लिख भी रहे हैं, तो वो चीज़ें अच्छी लग रही है मुझे।
देखिए अब फोर्थ चीजें मैं यही बोलूंगा कि पहली बात तो आपका क्या है, कंटिन्यूटी बना के रखिए। ठीक है, कंटिन्यूटी किसमें, अपने आंसर्स में। आंसर्स में कंटिन्यूटी मतलब होता है जिस तरह से आप लिखना स्टार्ट करते हैं उसी तरीके से उसको एंड करिए, कहीं पर भी आंसर में भटकना नहीं है। ठीक है, तो फ्लो मैनेजमेंट होना चाहिए। आज मैंने आपको एक ऐसे का क्वेश्चन दिया था मॉर्निंग पे, ठीक है ना, तो ऐसे का जो टॉपिक होगा वो 2-3 ऐसे के टॉपिक एक साथ कवर किए जाएंगे। कल से क्वेश्चन जो आएंगे वो करंट अफेयर ओरिएंटेड होंगे, और कल से जो भी आंसर्स आएगा उसका सेम डे पे ही अपलोड होगा। ठीक है ना, वो सेम डे पे ही होगा क्वेश्चन एंड आंसर, उसको डिले नहीं किया जाएगा, ताकि आप सेम डे पे क्वेश्चन के साथ आंसर को प्रिपेयर कर पाए और एग्जाम से क्लोज पहुंच पाए, क्योंकि एग्जाम के लिए बहुत कम टाइम बचा हुआ है। ठीक है, थर्ड थिंग आप ये याद रखना कि इसमें जितने भी क्वेश्चंस मैंने आपको कराए हैं, इन क्वेश्चंस के साथ साथ जो प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन पेपर है उसके क्वेश्चंस को प्लीज प्रैक्टिस करें, उसके क्वेश्चन को आप प्रैक्टिस करें और उसके बिना एग्जाम के लिए ना जाए। फोर्थ वन, एक इंपॉर्टेंट चीज होता है किसी भी पेपर के लिए, खासकर मेंस पे, पेन सिलेक्शन। इसके ऊपर मेरे को कई लोगों ने पूछा कि सर किस पेन से हम लिखें। ये क्वेश्चन ऐसे तो अगर मैं यहाँ पर लिखूंगा तो लोगों को लगेगा कि ये कौन सी बातें हो रही हैं, बट एक्चुअल में ये बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है कि कौन सा पेन आप चलिए। देखिए, पेन को आप डिसाइड करने के लिए सबसे पहले तो ग्रिप को देखिए कि आप किस तरह के ग्रिप के पेन से लिखना पसंद करते हैं। ठीक है, कई लोग होते हैं जिनको मोटे ग्रिप का पेन पसंद होता है, कई को पतले ग्रिप का पसंद होता है। उसके बाद आता है उसका पॉइंट। ठीक है, पॉइंट मतलब कई लोग होते हैं कि बहुत पतला लिखने वाला पेन पसंद करते हैं, कई लोग मोटा लिखने वाला पेन पसंद करते हैं। ठीक है, तो आप ग्रिप को पहले अच्छे से देखिए कि किस ग्रिप में आप ज्यादा कंफर्टेबल हैं, सेकेंडरी आप किस पॉइंट पे ज्यादा कंफर्टेबल है। कुछ सिलेक्टेड पेन्स अगर बात करेंगे तो देखिए मैं आपको कुछ पेन्स बता देता हूँ। हॉजर के पेन्स आते हैं, ठीक है, हॉजर का 0.5 ये एक अच्छा पेन है। ठीक है, इसके साथ साथ आप पायलट्स पे जा सकते हैं, पायलट पेन पे। ठीक है, सिंपलिस्टिक पेन में देखेंगे तो पेंटोनिक का जो सिंपल सा पेन आता है वो भी काफी अच्छा है, बट इन सब पेनों में क्या होता है, इसकी फ्लो नहीं होती। तो प्लीज एक नए पेन को लेकर एग्जाम में नहीं बैठना, आप पहले से 4, 5 या 8, 10 पेन तैयार रखना जिसको आप यूज कर चुके होंगे। मिनिमम कम से कम उसका 20 से 30% इंक को आप यूज कर रखे होंगे, क्योंकि पेपर में जाएंगे तो आपका पेन शुरू से फ्लो में रहना चाहिए, रुक रुक के पेन नहीं चलना चाहिए। ठीक है, इस चीज को ध्यान रखना। पेन एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज होती है, क्योंकि पेन के बिना आप एग्जाम को अगर लिखने जाओगे तो कहीं ना कहीं फंस जाओगे। ठीक है, तो मेक श्योर पेन सिलेक्शन आपका अच्छा होगा। हॉजर है, पायलट है, ठीक है, एक बटरफ्लो भी आता है, बटरफ्लो भी एक अच्छी पेन है, और एक आता है सेलो मैक्स राइटर। ठीक है, एक फ्यूजन का भी आता है। तो ये कुछ मैंने पेन के नाम बताया, आप इसको ट्राई कर सकते हैं अगर आपको पेन में दिक्कत है। ये सारे पेन का एक चीज अच्छा होगा कि इससे जो लिखोगे आप तो लिखा हुआ अपीयरेंस जो है वो काफी अच्छा दिखेगा। ठीक है, डल नहीं दिखेगा आपका लिखा हुआ चीज। तो पेन सिलेक्शन जो भी मैंने आपको पेन के नाम बताया उसमें से आप कोई सा भी एक लेकर कर सकते हैं। ओके, आगे बढ़ते हैं हम लोग, एक एक करके क्वेश्चंस को डील करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन मिलेट के ऊपर था। मैं आज आपको ज्यादा इसमें रीड नहीं करूंगा, मैं आपको केवल कंटेंट को किस तरीके से फ्रेम करना है वो चीज बताऊंगा, क्योंकि आपको पीडीएफ ऑलरेडी प्रोवाइड किया जाता है तो आप लोग उसको रीड करेंगे। ठीक है, ओके। तो सबसे पहली बात है कि मिलेट छत्तीसगढ़ को लैंड ऑफ मिलेट क्यों बोलते हैं। तो हमको देखो आंसर्स को कहां पर फ्रेम करना है। आपको पता है कि मिलेट मिशन चल रहा है, सब कुछ चल रहा है, लोग उसके ऊपर फोकस करेंगे नहीं, पर क्वेश्चन आपके मिलेट मिशन पे ना होकर छत्तीसगढ़ में मिलेट क्यों ज्यादा उगाया जाता है इससे संबंधित है। बट कहीं ना कहीं क्योंकि करंट है तो इसीलिए जब करंट ऐसा जगह पे आ जाए जहां पर आपको उसको देना हो तो हम क्या कर सकते हैं, उसके लिए प्रॉपर एक केस स्टडी लिख सकते हैं। कई लोगों का कहना था कि सर केस स्टडी कैसे लिखा जाता है, तो प्रॉपरली मैंने एक केस स्टडी आपको लिखकर दिखाया जाए। इस तरीके से कोई भी केस स्टडी को प्रेजेंट करते हैं। केस स्टडी हमेशा क्या होता है, एक ट्रू फैक्ट पे आधारित होता है। ठीक है, ट्रू फैक्ट और डेटा पे आधारित। तो अपने मनमर्जी केस स्टडी नहीं लिखना, जो एक्चुअल में डेटा और फैक्ट है किसी गवर्नमेंट का उसके लिए। जिस तरह से देखो यहाँ पर प्रॉपरली मैंने दिया है 4.5 क्विंटल टू 9 क्विंटल 5273 टन ऑफ मिलेट। तो ये जो एग्जैक्ट फैक्ट है, जैसे कि श्री अन्न बोला जाता है इसको, तो ये एग्जैक्ट फैक्ट के साथ लिखा जाता है जब भी आप केस स्टडी लिखोगे, मनमर्जी नहीं लिखा जाता। ओके, कम टू द क्वेश्चन कि मिलेट छत्तीसगढ़ में क्यों ज्यादा उगाया जा रहा है। तो मिलेट्स क्या होते हैं, दिस आर द स्मॉल सीडेड ग्रास widely grown around the various parts of Chhattisgarh, Bastar, Kavardha, etc. as cereal crops or grain, mainly due to the following factors: because of their adaptability, because they are
वाटर स्ट्रेस्ड एरिया में भी ये उग जाते हैं और लेस फर्टाइल सॉइल पे भी, ठीक है। इसलिए बस्तर का जो रीजन है वहां पर वाटर की कमी होने के बाद भी इसको उगाया जा रहा है। पानी है इंद्रावती के कारण, लेकिन इरिगेशन पोटेंशियल बस्तर रीजन में बिल्कुल भी डेवलप नहीं है, ठीक है। ये क्या होते हैं, कॉस्ट एफिशिएंट होते हैं, लेस इनपुट कॉस्ट, उनको उगाने में भी कम लगता है और ग्रोइंग के समय भी इनको कम पैसे लगते हैं, कम लागत लगते हैं, ठीक है ना। और बिकॉज ऑफ दिस छत्तीसगढ़ में इसको स्मॉल और मार्जिनल फार्मर, क्योंकि छत्तीसगढ़ में मैक्सिमम क्या है, छोटे और लघु सीमांत कृषक हैं जिसको स्मॉल एंड मार्जिनल फार्मर कहा जाता है, तो वो इसको आसानी से ग्रो कर पाते हैं। थर्ड इज गवर्नमेंट सपोर्ट। मिलेट गेट अ ग्रेटर पुश बाय द स्टेट गवर्नमेंट विद द इनिशिएटिव ऑफ बाय मिलेट मिशन। तो मिलेट मिशन के अंदर छत्तीसगढ़ गवर्नमेंट ने बहुत सारे इनिशिएटिव्स लिए हैं, जिसके कारण मिलेट को एक अच्छा पुश मिला है और इसके साथ साथ और भी योजनाएं चलाई जा रही है। इंस्टीट्यूशनल सपोर्ट। मिलेट रिलेटेड फील्ड ट्रेनिंग एंड रिसर्च इज प्रोमोटेड इन द स्टेट बाय ICMR, इंडियन काउंसिल ऑफ मिलेट रिसर्च, हैदराबाद, ठीक है। हैदराबाद ने इसको प्रमोट किया है। And the nutritional value of millet. Millet is rich in fiber, protein and other nutrition and hence is a better alternative for pulses and rice. जहाँ पर ये उग नहीं सकते वहाँ पर ये ज़्यादा बेटर है। न्यूट्रिशनल रिच। कोदो, कुटकी, बाजरा, sorghum are our traditional food. पहले से ही छत्तीसगढ़ का ये क्या रहा है, ट्रेडिशनल फूड रहा है and its cultivation is practiced in various region of state. So this is a complete case study कि कैसे मिलेट को प्रमोट किया गया। तो छत्तीसगढ़ is the highest millet producing state in the country, is among the, not the highest, it is among the several types of cereal, that is millet, such as kodo, kutki, jowar, ragi, bajra, chena are grown in our state. छत्तीसगढ़ has become the first state in the country for declaring the, तो पहला राज्य बना है जो कि मिलेट पे क्या दे रहा है, MSP पे इसको दे रहा है और उसको प्रोक्योर कर रहा है। The area under the cultivation of kodo, kutki and ragi is doubled in Chhattisgarh from the some 1000 hectares to 1,88,000 hectares। ये एकदम ट्रू फैक्ट है, प्लीज ऐसे फैक्ट्स को ध्यान रखेंगे, इवन ऐसे में आप इसको यूज कर सकते हैं। द प्रोडक्टिविटी ऑफ मिलेट हैज इंक्रीज्ड एंड गवर्नमेंट टारगेट टू इंक्रीज इट फ्रॉम द 4.5 to 9 क्विंटल्स। द स्टेट माइनर फॉरेस्ट प्रोड्यूस एसोसिएशन हैज ब्रॉट 5,273 टन ऑफ मिलेट एट अ सपोर्ट प्राइस ऑफ 16.03 करोड़ इन द ईयर 2021-22, ठीक है। एंड नथनिया नवा गांव जो है वहां पर क्या बनाया जा रहा है, मिलेट प्रोसेसिंग सेंटर। तो ये सारा क्या है, ये एक ऐसा पुश है जिसके कारण मिलेट का प्रोडक्शन छत्तीसगढ़ में बढ़ा और छत्तीसगढ़ को इसलिए एक नया टाइटल दिया गया है, द लैंड ऑफ मिलेट। ओके, होप ये क्वेश्चन से आपको काफी कुछ आंसर सीखने को मिला होगा। ऐसे हिंदी में देखते हैं तो मिलेट क्या होते हैं, छोटे बीज वाले घासों का समूह होता है, छोटे बीज वाले घासों का समूह होता है, ठीक है ना। और जो मुख्य रूप से निम्नलिखित कारकों के कारण अनाज फसलों या अनाज के रूप में छत्तीसगढ़, बस्तर, कवर्धा आदि के विभिन्न हिस्से में व्यापक रूप से उगाई जाती है। तो क्या है, अनुकूलता की मिट्टी, उनकी सबसे बड़ी अनुकूलता क्या है कि कम पानी वाले जगह और साथ ही साथ जो अनउपजाऊ मिट्टी होती है वहां पर भी इसको उगाया जा सकता है। इसलिए बस्तर और कवर्धा का जो क्षेत्र है वहां पर खासकर ये देखने को मिलता है। लागत कुशल, इसको उगाने के लिए लागत, इसमें कम लागत आवश्यकता होती है, अधिक पैसे नहीं लगते, जिसकी वजह से हमारे राज्य में क्योंकि अधिकतर छोटे और सीमांत कृषक है जिनके पास लागत की समस्या, तो वो इसकी खेती कर अपना भरण पोषण करते हैं। सरकारी सहायता, मिलेट मिशन आदि की पहल से राज्य सरकार द्वारा ने मिलेट को अधिक प्रोत्साहित किया है। संस्थागत योजना जैसे कि ICMR हैदराबाद की मदद से राज्य में क्या चल रहा है, मिलेट संबंधित फील्ड ट्रेनिंग और रिसर्च को बढ़ावा दिया जा रहा है। एंड पोषण मूल्य, क्योंकि छत्तीसगढ़ में वैसे भी पोषण संबंधित चुनौतियां हैं तो इसको उगाना फायदेमंद होगा। यह फाइबर, प्रोटीन और अन्य पोषण से भरपूर है और इसलिए चावल आदि का लिए एक बेहतर विकल्प है। पोषक तत्वों से भरपूर कोदो, कुटकी, बाजरा हमारी पारंपरिक भोजन भी है, ठीक है, और इसे खेती के विभिन्न क्षेत्रों में की जाती है, ठीक है। ये छत्तीसगढ़ के मिलेट का एक प्रॉपर केस स्टडी है। प्लीज इस केस स्टडी के डेटा को आप याद कर लेंगे और ये केस स्टडी का जो डेटा है आपके ऐसे का इंट्रोडक्शन बनाने के लिए बहुत मददगार होगा अगर आपका मिलेट पे कोई भी ऐसे आता है, क्योंकि ये इंटरनेशनल ईयर ऑफ मिलेट भी है। राज्य देश का सबसे बड़ा मिलेट उत्पादक राज्य है, ठीक है ना। छत्तीसगढ़ में श्री अन्न मतलब मिलेट के कई प्रकार के मिलेट उगाए जाते हैं, ठीक है ना। मिलेट को MSP घोषित कर उसे खरीदने वाला राज्य क्या है, पूरे देश में पहला राज्य बना हुआ है, ठीक है। और इसमें रकबा का कितना बढ़ावा हुआ है उसके बारे में मैंने डिटेल दिया है। और छत्तीसगढ़ में नथनिया नवा गांव में प्रोसेसिंग प्लांट डाला जा रहा है मिलेट का, इसको भी आप ध्यान रखेंगे, ठीक है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की ओर। क्वेश्चन नंबर 2 छत्तीसगढ़ में क्लाइमेटिक वेरिएशन के बारे में बात कर रहा था कि किस तरीके से सीजन हमारे होते हैं। तो छत्तीसगढ़ में मुख्यतः देखिए, आपको पहले तो ये बताना पड़ेगा कि हमारा मौसम कैसा है। तो छत्तीसगढ़ में कैसा मौसम है, किस तरह का क्लाइमेट है। छत्तीसगढ़ एज अ सब ट्रॉपिकल
climate, you have first have to give the detail about what kind of climate do we have. ठीक है, because we have to talk about the climatic variation, therefore we have to first mention about the types of climate. तो in Chhattisgarh we have the subtropical monsoonal climate with the having the following seasons: the rainy season, the winter season and the summer season. ठीक है, तो इसको सिर्फ मेंशन नहीं करना है, इसको एक्सप्लेन करना है. तो with arrival of southwest monsoon from June to October in Chhattisgarh around 125 centimeter of rainfall occur in the region of Abujmal and Jaspur. अबुझमाड़ एंड जसपुर रिसीव द मैक्सिमम रेन. यहाँ पर बेवजह का क्लाइमेटिक फैक्टर्स को इंट्रोड्यूस करने की जरूरत नहीं, बट if somebody want to introduce the climatic factor they can introduce. Mekelle range receive minimum rain because of the leeward side effect. Winter season with the sun ray becoming slant as sun moves in the southern hemisphere. Winter sets in. The highland region of especially Jaspur and Manpat has the temperature close to the 0 degree in December. In places the fog is intense during this season. With sun apparent movement for the summer season, sun apparent movement in the north hemisphere, the temperature become as high as 48 to 49 degree in the Janjgir Chapa region. During the late summer, hot and dry wind blow in the Chhattisgarh called as लू. ठीक है, तो देखो यहाँ पर लू सीजन में आपका क्या हो रहा है, अलग से फॉग, यहाँ पर क्या बताया, लीवर्ड साइड इंपैक्ट. तो ऐसे कुछ कंपोनेंट्स को आप इंट्रोड्यूस करिए और अपने चीजों को खासकर स्पेशली जो क्लाइमेटिक कंपोनेंट्स है उसको वहां पर मेंशन जरूर करने की प्रयास करेंगे. डायरेक्टली नहीं करना है, जो उसका सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर है खाली, जैसे कि टेम्परेचर की बात कर रहे हैं यहाँ पर हम लोग, तो उसको आप मेंशन कर सकते हैं. हाँ, क्वेश्चन ये आता है कि छत्तीसगढ़ में अलग अलग सीजन में क्लाइमेटिक कंपोनेंट्स के बारे में डिस्कस करिए, देन यू विल टॉक अबाउट वेरियस क्लाइमेटिक कंपोनेंट एज आई हैव डेल्ट इन द आंसर राइटिंग क्लास. ठीक है, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज फॉर हिंदी मीडियम. ये सेम क्वेश्चन हिंदी मीडियम में देखते हैं. छत्तीसगढ़ में देखो, सबसे पहले अगर आपको जलवायु की बात करनी है तो जलवायु को बताना पड़ेगा किस तरह की जलवायु छत्तीसगढ़ में क्या है. उष्णकटिबंधीय मानसूनी जलवायु है. और विभिन्न अगर देखा जाए तो मुख्य रूप से 3 ऋतुओं में ये बटी हुई है, जैसे कि वर्षा ऋतु, ग्रीष्म ऋतु और शीत ऋतु. ठीक है ना, तो वर्षा ऋतु, शरद ऋतु और ग्रीष्म ऋतु. छत्तीसगढ़ में जून से अक्टूबर तक दक्षिण पश्चिमी मानसून के आगमन के साथ छत्तीसगढ़ में लगभग 125 सेंटीमीटर वर्षा अबुझमाड़ और जसपुर के क्षेत्र में अधिकतम वर्षा होती है. ठीक है ना. मैकल श्रेणी में प्रतिवाद पक्ष प्रभाव, लीवर्ड साइड इंपैक्ट को क्या बोलते हैं, प्रतिवाद पक्ष प्रभाव. ठीक है ना. अभी अचानक से ये क्वेश्चन में दे देगा ना, तो आप लोग वहां पर क्या हो जाएगा, घबरा जाएंगे, क्योंकि क्या देख के रखे, वृष्टि छाया वृष्टि छाया. एक्चुअल में उसका जो थ्योरी है, एग्जैक्ट थ्योरी में उसको जो बोला जाता है उसको बोलते हैं प्रतिवाद पक्ष प्रभाव. तो याद रखना, इसको इस शब्द को ध्यान रखेंगे, अगर अचानक से प्रश्न आ जाएगा तो डरना नहीं है. के कारण न्यूनतम वर्षा होती है. सूर्य की किरण तिरछी होने के साथ जैसे ही सूर्य दक्षिण गोलार्ध में चलता है सर्दी शुरू होती है, अक्टूबर से फरवरी तक रहती है ये. ठीक है ना. हाईलैंड क्षेत्र, जो उच्च भूमि का क्षेत्र जैसे कि जसपुर, मैनपाट में वहां पर क्या होता है, तापमान शून्य से नीचे जाती है और कुछ क्षेत्रों में क्या होता है एवं कोहरे भी देखने को मिलते हैं. उत्तरी गोलार्ध में सूर्य की स्पष्ट गति ग्रीष्म ऋतु में होती है. तापमान यहाँ पर क्या होता है 48 से 49 डिग्री सेल्सियस. जांजगीर चांपा जो सबसे गर्म स्थल है. गर्मियों के अंत में छत्तीसगढ़ में गर्म शुष्क हवाएं जिसे लू कहते हैं वह भी चलती है. ठीक है, तो बेसिक सा आंसर आपको यहाँ पर लिखना था, कोई भी कॉम्प्लिकेट करने की जरूरत नहीं थी. ठीक है, अब चलते हैं तीसरे क्वेश्चन की ओर. तीसरा क्वेश्चन आज जो था वो था सिल्क समग्र योजना के ऊपर, जिसका दूसरा चरण चल रहा है. एक्चुअल में सिल्क समग्र योजना के रूप में पुरानी है, एक्चुअल में एक ट्रेनिंग प्रोग्राम है जो कि सेरिकल्चर से जुड़े हुए लोगों को ट्रेनिंग प्रोवाइड करने के लिए बनाया गया. तो सिल्क समग्र योजना हैज द फॉलोइंग फीचर्स. देखो ये क्या हो रहा है, उसमें 5 डे ट्रेनिंग प्रोग्राम हैज बीन स्टार्टेड फॉर द टेक्निकल अपग्रेडेशन ऑफ सिल्क ऑफिसर. सिल्क संबंधित चीजों का टेक्निकल अपग्रेडेशन करना है फ्रॉम 14 डिस्ट्रिक्ट्स ऑफ ए स्टेट अंडर जॉइंट स्पाइस ऑफ सेंट्रल सिल्क बोर्ड, बैंगलोर एंड द सिल्क डिवीजन ऑफ विलेज इंडस्ट्री डिपार्टमेंट. ठीक है, तो इनका क्या है, एक जॉइंट प्रोग्राम है ताकि सिल्क प्रोडक्शन और सेरिकल्चर को छत्तीसगढ़ में और बेटर किया जा सके. ठीक है, यहाँ पर इनका डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर एंड फील्ड ऑफिसर ऑफ 14 डिस्ट्रिक्ट, तो ये 14 डिस्ट्रिक्ट जो यहाँ पर मेंशन है इनके वहां पर इंक्लूडेड. आप चाहें तो इसको यहाँ पर मैप के थ्रू प्रेजेंट कर सकते थे, पर उस छोटे से जगह में मैप से बेटर मुझे लगा कि नाम देना बेटर होगा. द फील्ड ट्रेनिंग प्रोग्राम इंक्लूड असिस्टेंस टू द फार्मर, training to the farmer, extension management, silk production and business objectives, cluster approach development and management of mulberry plant. तो इस प्रोग्राम में ये सारा का सारा कंपोनेंट वहां पर लोगों को सिखाया जाएगा. द ट्रेनिंग प्रोग्राम प्रोवाइड इंफॉर्मेशन अबाउट डिजीज एंड पेस्ट मैनेजमेंट. किस किस के बारे में बात करेगा, डिजीज और पेस्ट मैनेजमेंट ऑफ मलबरी प्लांट, सिल्क वर्म रियरिंग मैनेजमेंट एंड प्रिकॉशंस. इंटरनेशनल ट्रेनर्स आर ऑल्सो प्रोवाइडिंग ट्रेनिंग फॉर
इम्प्लीमेंट एंड डेवलपमेंट, ठीक है ना, फॉर इम्प्लीमेंटेशन एंड डेवलपमेंट के लिए यहाँ पर काम भी उसको सिखाया जाएगा। अंडर द सिल्क समग्र योजना 2 सिल्क एक्सपेंशन वर्क इज डन ऑन प्राइवेट लैंड ऑफ अ फार्मर इन द प्राइवेट सेक्टर इन स्टेट। The farmer will be selected for the implementation of Silk Samagra Yojana and the preliminary preparation have been started for mulberry plantation on an area of around 975 acres। ठीक है, तो प्लीज इसके जो ये यहाँ पर इंफॉर्मेशंस मैंने दिए हैं, क्योंकि मैंने बोला करंट अफेयर का मैं कुछ नया चीज दूंगा, तो प्लीज इसको थोड़ा सा करंट अफेयर जैसा पढ़कर उसको याद करने का कोशिश करेंगे। नाउ इसको करने से बेनिफिट क्या होगा, यूज ऑफ न्यू मॉडर्न टेक्नोलॉजी एंड डिवाइसेस इन द सेरिकल्चर, छत्तीसगढ़ में ये प्रमोट होगा। ठीक है, नंबर 2 इट विल इंक्रीज प्रोडक्टिविटी ऑफ सिल्क इन छत्तीसगढ़। नंबर 3 फार्मर एंड handicraft will get benefit in terms of money value. It will ensure disease and pest control in the silk। ठीक है, under the scheme 53,62,000 mulberry plant of advanced species has been prepared which will be planted in छत्तीसगढ़। ठीक है, तो ये सारा बेनिफिट मिलेगा जिससे कि छत्तीसगढ़ में सिल्क को खासकर स्पेशल प्रमोशन मिलेगा, जो ऑलरेडी एक रिनाउंड हमारा जीआई प्रोडक्ट है। ओके, नाउ द नेक्स्ट वन इन हिंदी, रेशम समग्र योजना 2 की निम्नलिखित विशेषताएं हैं। देखिए यहाँ पर क्या है, तो सबसे पहली बात क्या है, ये ट्रेनिंग प्रोग्राम है और उससे ज्यादा कुछ भी नहीं है, पर ये ट्रेनिंग प्रोग्राम हमारे यहाँ पर रेशम के उत्पादन और रेशम के संबंधित क्या है उद्योग, इन दोनों के लिए जरूरी है। केंद्रीय रेशम बोर्ड बेंगलुरु और ग्राम उद्योग विभाग के रेशम प्रभाग के संयुक्त तत्वाधान में राज्य में 14 जिलों में रेशम अधिकारियों के तकनीकी उन्नयन के लिए 5 दिवसीय प्रशिक्षण कार्यक्रम का शुरुआत किया गया है। देखिए शब्दों को प्लीज अच्छे से समझ के लिखेंगे, है ना, वर्ड को अच्छे से जानना है, आपके जो बात आप करते हैं वो क्या होना चाहिए, स्पष्ट होना चाहिए। ठीक है, तो प्रशिक्षण में इन 14 जिलों को यहाँ पर लिया गया है, तो प्लीज इन 14 जिलों के नाम को आप ध्यान रखेंगे। प्रशिक्षण कार्यक्रम में किसानों की सहायता, किसानों के प्रशिक्षण, विस्तार प्रबंधन, रेशम उत्पादन और व्यावसायिक उद्देश्य, क्लस्टर दृष्टिकोण, सहतूत के पौधे का विशेष और प्रबंधन शामिल है। प्रशिक्षण कार्यक्रम सहतूत के पौधे, सहतूत मतलब यहाँ पर जो मलबरी है, मलबरी सिल्क है, सहतूत के पौधे में रोग एवं कीट प्रबंधन, रेशम कीट पालन उत्पादन तथा अन्य कार्यों के लिए यहाँ पर क्या कर गया, प्रशिक्षण प्रदान की जा रही है। रेशम समग्र योजना 2 के तहत प्रदेश के निजी क्षेत्रों में किसानों को निजी भूमि पर रेशम विस्तार का कार्य किया या सिखाया जा रहा है। ठीक है, रेशम समग्र योजना के क्रियान्वयन में ये किसानों का चयन किया जाएगा और लगभग 975 एकड़ में यहाँ पर मलबरी लिख सकते हैं, अगर सहतूत आप पूर्ण है तो मलबरी लिख लीजिए, ज्यादा बेटर होगा मलबरी। ठीक है, मलबरी रोपण के लिए प्रारंभिक तैयारी शुरू कर दी गई है। ठीक है, तो इस तरीके से क्या हो रहा है, हमारे यहाँ पर सिल्क के प्रोडक्शन को विस्तार करने के लिए और बेटर टेक्नोलॉजी यूज करने के लिए इसको चालू किया गया है। इसके फायदे क्या होंगे, रेशम उत्पादन के नई आधुनिक तकनीक और उपकरण का उपयोग, यह छत्तीसगढ़ में रेशम की उत्पादकता को बढ़ाने में मदद करेगा। किसान और हस्तशिल्प को धन के मामले में लाभ मिलेगा। यह रोग और कीट नियंत्रण जो भी को सुनिश्चित करेगा। योजना के अंतर्गत छत्तीसगढ़ में क्या किया जा रहा है, 53,62,000 पौधे तैयार किए जाएंगे जो जुलाई अगस्त तक छत्तीसगढ़ में रोपे जाएंगे। ठीक है, तो ये क्या था, ये आंसर लास्ट आंसर था आज के डे का, तो प्लीज इसको भी ध्यान रखेंगे। एंड इसके साथ साथ इन कुछ बातों को थोड़ा सा और आप लोग अपने आंसर्स पे भी और साथ ही साथ ध्यान रखेंगे। पहली बात, जब अभी आप आंसर लिख रहे हैं, फर्स्ट टाइमर है तो प्लीज किताब देख कर लिखें। अगर आप फर्स्ट टाइमर है तो आप क्या करेंगे, कंटेंट को देख कर लिखेंगे। ठीक है ना, कंटेंट को देख कर लिखें। और अगर आप पहले पढ़ चुके हैं उसको, तब वो आप उसको डायरेक्ट लिखेंगे। ठीक है, क्योंकि पहले तो सीखना पड़ेगा ना यार, अब क्या कंटेंट नहीं आप बोलोगे कि मैं आंसर कैसे लिखूं, तो नहीं होगा। तो आपको कंटेंट देख के लिखना सीखें पहले। और जो लोग पुराने हैं वो डायरेक्टली लिखने का कोशिश करेंगे। जो डायरेक्टली अभी मेंस लिख रहे हैं, क्योंकि मुझे पता है मैक्सिमम मेंस वाले ही हैं, तो अगर आप मेंस डायरेक्टली लिख रहे हैं तो प्लीज इस क्वेश्चंस के स्ट्रक्चर्स को आप बनाने का प्रयास करेंगे। आपको कंटेंट आंसर के साथ मिल जाता है तो आप उस कंटेंट को स्ट्रक्चर में डालते हुए उसको पढ़ाई करेंगे। ठीक है, एंड विश यू ऑल अ वेरी बेस्ट ऑफ लक, कि आपका एग्जाम बहुत क्लोज आ रहा है, अबाउट 30 डेज ही बचा हुआ है। तो प्लीज इस 30 डेज को अच्छे से यूज करेंगे। इस 30 डेज में मैंने आज से थोड़ा सा एक नया आपके लिए चीज किया है कि ऐसे को भी इस प्रोग्राम में एक दिन क्या दिया गया है, 1 डे पार्ट किया जाएगा। ठीक है, तो कम से कम एक ऐसे, अभी भी हमारे पास 4 हफ्ते हैं तो मैं एटलीस्ट 4 से 5 ऐसे कवर करने का कोशिश करूंगा जो कि मोस्ट रेलेवेंट ऐसे होंगे फॉर द एग्जामिनेशन। ठीक है ना, और ऑलरेडी लगभग 8 से 9 ऐसे आपके CGPSC 2023 ऐसे प्रोग्राम, ठीक है, जो कि YouTube में फ्री ऑफ कॉस्ट है। YouTube में आप जाएंगे और प्लेलिस्ट में सर्च करेंगे ऐसे, ठीक है ना,
प्लेलिस्ट में आप ऐसे देखिए और ऐसे में आपको डायरेक्टली मिल जाएगा, तो वहां से आप इसका एक्सेस कर सकते हैं। ठीक है, तो दिस इज ऑल फॉर टुडे, हैव अ नाइस डे, थैंक यू ऑल एंड गुड नाइट।